यमन में एडन एयरपोर्ट पर उस वक्त ताकतवर धमाका हुआ जब यमन की नौतश्कील हुकूमत के अरकान का तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस धमाके में 10 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाका इतना शदीद था कि जमीन में गहरा गड्ढा हो गया है। इन मनाजिर से आप धमाके की शिद्दत का अंदाजा कर सकते हैं। जराये के मुताबिक ये सियासी नवियत का हमला था। अभी तक किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर और दमवा में हुए तशद्दुद को लेकर कांग्रेस ने हुक्मरान जमात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सीनियर कांग्रेस लीडर सज्जन सिंह वर्मा की क़यादत में कांग्रेस के 10 मेंबरान असेंबली ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मुलाकात करके उज्जैन, इंदौर और दमवा तशद्दुद की जांच करने और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं एमपीपीसीसी चीफ कमलनाथ ने मामले को लेकर एक जांच कमेटी भी तश्कील दी है जो उज्जैन, इंदौर और दमवा का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट आला कमान को पेश करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की जांच कमेटी को तनकीद का निशाना बनाया है। उज्जैन, इंदौर और दमवा में हुए तशद्दुद को लेकर दोनों पार्टियों के लीडर क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। ने वहाँ का वातावरण बिगाड़ा। हमारे पास वीडियो फुटेज है। हमने ये सारे तथ्य डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं। हमने कहा कि निष्पक्ष जांच कराइए और इस प्रदेश के वातावरण को दूषित होने से बचाइए। जब हमने पता लगाया कि ये जुलूस क्यों निकल रहा था, पता चला कि साहब वो मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चंदा मांगने के लिए जुलूस निकलता हो। 8-8, 10-10 की टोलियों में मोहल्ले बढ़ जाते हैं कि भाई तुम्हारी गैंग इधर जाएगी, तुम्हारी गैंग इधर चंदा लेके आएगी। पर चूंकि नगर निगम के चुनाव सामने थे, नगरीय निकाय के चुनाव, तो वोट पोलराइजेशन के लिए प्रतिबंधित मार्गों से जुलूस निकाला गया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें विजुअल और फुटेज दिखाई दे रहे हों। उसमें काय की जांच करने वाले, जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे, वहीं पत्थर निकाले। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए तहरीक के दौरान फायरिंग करके सुर्खियों में आए कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बेसला को बीजेपी में शामिल कर लिया गया था, लेकिन पार्टी पर सवाल उठने के बाद आज ही उसकी रुकनियत को रद्द कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए तहरीक के दौरान फायरिंग करके सुर्खियों में आए कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बैसला ने बीजेपी तो बड़े ताम झाम से ज्वाइन कर ली और कहा कि वो शुरू से ही बीजेपी के नजरियात के हामी रहे हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कपिल गुर्जर का ये अज़्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। गोली चलाने वाले शख्स को पार्टी में शामिल करने पर सवाल उठना लाजमी था, लिहाजा पार्टी पर आंच आने की वजह से आनन फानन कार्रवाई की गई और गाजियाबाद बीजेपी महानगर सदर ने कपिल गुर्जर की रुकनियत मंसूख कर दी। हालांकि जब कपिल गुर्जर को रुकनियत दिलाई गई थी उस वक्त गाजियाबाद बीजेपी महानगर संजीव शर्मा ने वजाहत की थी कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और कपिल गुर्जर ने बीजेपी के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया है, लिहाजा इन्हें पार्टी में शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नांदेड़ जिले के बुलवली तालुका में इस महीने की 2 तारीख को मातंग समाज की एक गूंगी लड़की के साथ दरिंदा सिफत अफराद ने इस्मतरेजी की और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वाक़ये से पूरे जिले में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। महलों को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में कसीर तादाद में मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि बुलवली इस्मतरेजी और कत्ल की वारदात के मामले में पुलिस जानिबदारी से काम ले रही है। पुलिस ने 20 दिन बाद भी मुलज़मीन को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं की।
कर्नाटक में मुसलमानों के कदीम इदारे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में आए हैं। इन इंतखाबात में मारूफ सनतकार जियाउल्लाह शरीफ की सदारत वाले ग्रुप को दोबारा कामयाबी मिली है। जियाउल्लाह शरीफ ग्रुप के तमाम 30 अरकान मुंतखब हुए हैं। नए अराकीन ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए CMA इदारा अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी कायम करते हुए मुल्क और मिल्लत की खिदमत अंजाम देगा। वाज़ेह है कि 100 साल से जायद पुराने CMA इदारे से रियासत के मुसलमानों को ढेर सारी तवक्कुआत रही हैं, लेकिन इस इदारे के ताल्लुक से ये बात आम है कि जैसी तरक्की होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई है। ये इसकी अदारे की असल पहचान ही तालीम है। आप देखें अदारे की कितने हर जगह जगह जो है कॉलेजेस है, हाई स्कूल्स है, ये अदारे की पहचान ही तालीम मैदान है कि कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक और बहुत बड़ा मेजर प्रोग्राम करने का इरादा हमारी कमेटी तय कर चुकी है। रामनगर के अंदर 22.5 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, जिसके पूरे डॉक्यूमेंट, खाता, कंदाया, टैक्स ये सब पूरा हो चुका है CMA के नाम से। और वहाँ पर हमारे सदर जनाब जियाउल्लाह शरीफ साहब और हमारे पूरे साथी मिलकर वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का सोच चुके हैं। मैं उम्मीद है बहुत मैं नहीं बल्कि सारी कौम, मुसलमान अक़लीती कौम भी इसके उम्मीदें लगा बैठी है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के ऊपर, क्योंकि हमारा आज कोई फुरसान हाल नहीं है। आप देखिए दूसरे कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो लिंगायत के रहने दो, चाहे वो वकली का कम्युनिटी रहने दो, अपने लिए उन्होंने अपने कौम के लिए कई अदारे बनाए, कई कॉलेजेस बनाए, कई स्कूलें बनाए। फर्स्ट प्रेफरेंस दे आर गिविंग टू द ओनली फॉर एजुकेशन टुडे। आज के ज़माने में इट इज़ रिक्वायर्ड नाउ। भोपाल मसाजिद कमेटी ने एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में निकाह की पाबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर जारी खबर को गुमराहकुन करार दिया है। मसाजिद कमेटी जिम्मेदारान का कहना है कि ताजुल मसाजिद ही नहीं, किसी भी मस्जिद में निकाह को लेकर कोई शर्त या पाबंदी आयद नहीं की गई है। ताजुल मसाजिद में जैसे पहले निकाह का एहतमाम होता रहा है वैसे ही होता रहेगा। वाज़ेह है कि भोपाल में निकाह का रजिस्ट्रेशन मसाजिद कमेटी में किया जाता है और लोग अपनी आसानी के मुताबिक जिस मस्जिद में चाहते हैं निकाह का इनाकाद करते हैं। सोशल मीडिया पर फैली गुमराहकुन खबरों को लेकर जब न्यूज़ 18 उर्दू ने मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात से बात की तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में इसका जवाब दिया। एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में निकाह को लेकर कुछ नई शराइत और शराइत को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी गुमराहकुन खबरें आ रही। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं, यासिर साहब क्या कमेटी ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है या इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे जो चल रही है? जितनी भी खबरें अभी चल रही हैं सोशल मीडिया या अखबारों के माध्यम से, ये सब निराधार हैं, इसका कोई यानी कि असल नहीं है और हम सब इसको डिनाई करते हैं। काजी साहब, मुफ्ती साहब ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया है, ना ही मीटिंग में ऐसी कोई बात जो है वो फ़ाइनल हो सकी है। इसलिए ये जितनी जो पुरानी तरीक़ा था निकाह का, उसी तरीक़े से ताजुल मसाजिद में निकाह होते रहेंगे। फिर ये 7 निकाह की खबर कहाँ से आ गई? ये अब ये किन तथाकथित लोगों द्वारा ये खबर छपवाई गई या दी गई, इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दैनिक भास्कर में और दीगर अखबारात में, सच एक्सप्रेस में ये खबर प्रकाशित हुई। उसमें हमें जब पता चला कि ऐसी गाइडलाइन बन गई है तो हमने उसको सिरे से नकार दिया कि अभी तक इसमें काजी साहब, मुफ्ती साहब ने कोई मोहर नहीं लगाई। जो निकाह को लेकर ताजुल मसाजिद में जो 7 निकाह के लेकर जो बातें खबरें में चल रही हैं, मसाजिद कमेटी उससे इग्नोर करी। उसका कहना है कि इस तरह की कोई खबरें नहीं और गुमराहकुन खबरें हैं और इस पर किसी को जो है तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। शायरी हर किसी के बस का रोग नहीं है, ये वो सन्फ नहीं जिस पर हर मश्क करके उबूर हासिल किया जा सकता है, लेकिन औरंगाबाद की नौजवान नस्ल इस सन्फ में भी अपना लोहा मनवा रही है। ये नौजवान शायर शायद मंजर आम पर नहीं आते अगर अंजुमन अहले कलम उन्हें मौका फराहम न करती। याद गालिब के प्रोग्राम में शहर के होनहार नौजवानों ने अपनी शायराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। पेश है रिपोर्ट। उर्दू अदब में नए लिखने वालों की कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा था। इसकी कई एक वजूहात भी रहीं, लेकिन औरंगाबाद की अंजुमन अहले कलम ने इस खला को पुर करने का बीड़ा उठाया और उसके मुस्बत असरात जाहिर भी होने लगे हैं। गालिब की याद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इसकी झलक देखने को मिली। अंजुमन के जिम्मेदारों ने प्रोग्राम की अहमियत पर रोशनी डाली। तो ये हमारे शहर में भी कई ऐसे हीरे और जवाहरात है मौजूद है, लेकिन क्या है उनको तराशना
उनकी तलाश करना, ये हमारे असातिज़ा का काम है और शहर में जो अंजुमन है इनका काम है कि ये नौनिहालों को, नई नस्ल के बच्चों को मौका दें। हमारी अंजुमन का मकसद ये है कि ऐसे बच्चों को सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुहैया किया जाए कि वो जो उनके अंदर की खूबी है वो आकर हमारे सामने यहाँ पेश करें। और इंशाल्लाह ताला आज जो अदबी नशिस्त रखी गई है, इससे से हम इस सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद अफसाने पर, रिपोर्टाज, फिर अलग अलग असनाफ पर हम ऐसी अदबी नशिस्त का इनेकाद करेंगे। गालिब की याद में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में नौजवान शायरों ने अपनी तख्लीक़ात को पेश की और सामईन से खूब दादो तहसीन हासिल किया। रंग बिखरा हो तसव्वुर का किसी तस्वीर में, रंग बिखरा हो तसव्वुर का किसी तस्वीर में, नक्श हाय बेखयाली है मेरी तहरीर में। गफलतों की नींद से कुछ ख्वाब का हासिल नहीं, गफलतों की नींद से कुछ ख्वाब का हासिल नहीं, मंजिलें पोशीदा है बस ख्वाब की ताबीर में। वक्त के साथ दिन गुजरता है और परवाना शब को जलता है, रोशनी को ज़मीं पे फैलाने सुबह सूरज नया निकलता है, खुद को रखना बचा के लोगों से आस्तीनों में सांप पलता है, शब की तन्हाई में अक्सर ही कारवां अश्क का निकलता है। बहुत अच्छे। दिल था जो तेरे दर पे झुका, सर नहीं था वो, जो कुछ था एहतराम था, दरवर नहीं था वो। और देखिए कि इस वास्ते भी मैंने बुझाई नहीं थी प्यास, इस वास्ते भी मैंने बुझाई नहीं थी प्यास, मुझ में था एक दश्त समंदर नहीं था। और आप जो तुमने मेरे माजी के हैं पलटे, और आग जो तुमने मेरे माजी के हैं पलटे, अब दर्द को सहने में बहुत देर लगेगी, अब दर्द को सहने में बहुत देर लगेगी। अपनों की इनायत से मुझे जख्म मिले, अपनों की इनायत से मुझे जख्म मिले हैं, अपनों की इनायत से मुझे जख्म मिले हैं, इन जख्मों को भरने में बहुत देर लगेगी, इन जख्मों को भरने में बहुत देर लगेगी। नए लिखने वालों के बगैर अदब का कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। औरंगाबाद की नौजवान नस्ल अपनी काविशों के जरिए अपने अदबी और तहजीबी विरसे को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, जो काबिल सताइश है। बकौल शायर कह दो मीर गालिब से, हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। नौशहरा का शेर के खिताब से नवाजे गए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र की असर नौ तामीर करने का फैसला किया गया है। जामिया मिल्ला इस्लामिया के कब्रिस्तान में वाक़ उनकी आखिरी आरामगाह कुछ दिन पहले खस्ता हालत में पाई गई थी। हिंदुस्तानी फौज ने अपने हीरो की आरामगाह को दोबारा तामीर कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कई मीटिंग हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र का जायजा लिया। इस वक्त हम जामिया मिल्ला इस्लामिया के उस कब्रिस्तान में हैं जहां पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की आखिरी आरामगाह यानी कि उनकी कब्र है। दरअसल ये इस तरह से शिकस्ता हालत में पाई गई और उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं तनाज़ा हुआ और जामिया मिल्ला इस्लामिया की तरफ से कहा गया कि ये ज़मीन भले ही हमारी है लेकिन इसका रख रखाव या तो अहल खाना करते हैं या स्पेशल केस में किसी खुसूसी मामले में ख़ुद आर्मी करती है या फिर कोई दूसरा संगठन या कोई दूसरी तंजीम करती है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौ शेरा का शेर भी कहा जाता है क्योंकि 1948 में पाकिस्तान के साथ कश्मीर में जो जंग हुई वहाँ पर उन्होंने अपनी शहादत पेश की। हालांकि 1912 में पैदा होने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने जब आर्मी ज्वाइन की थी तो वो बलोच रेजिमेंट में थे और उसके बाद से जब भारत पाकिस्तान की तकसीम हुई उसके बाद 51A पैरा ब्रिगेड में उन्होंने सर्व किया। तो यहाँ पर उनकी आखिरी आरामगाह है। अगर देखा जाए तो ये शिकस्ता हालत पाई गई है
इसको लेकर के जामिया इंतज़ामिया का कहना है कि इसको ठीक कर लिया जाएगा। ख़ुद जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से इसकी देख रेख नहीं की गई, जिसकी वजह से ये पत्थर गिर गया है। बहुत सारे लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं और उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक अहम है। हमारी बात जामिया मिलिया इस्लामिया के प्यारो अहमद अजीम साहब से हुई है और इसी के साथ साथ प्रोफेसर इक़्तिदार ख़ान से हुई और इस बात की तस्दीक हुई है कि अब इस मामले में आर्मी ने जो साफ तौर पर कहा था कि वो इसकी देख रेख करेगी, तो 2-3 मीटिंग हो चुकी है और जल्द ही इस पूरी आरामगाह को, इस कब्र को पूरे तौर से रिनोवेट करा लिया जाएगा। कैमरामैन गौरगिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। के मसाइल के हल के लिए उलमा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया है। हुकूमत के फैसले के मुताबिक आइंदा साल अप्रैल में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर अक़लियती फ़लाह व बहबूद राम खिलवान पटेल का मानना है कि मुस्लिम समाज में उलमा का बहुत अहम किरदार है। हुकूमत के ज़रिए उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके हुकूमत के ज़रिए अक़लियतों की फ़लाह के लिए बनाई गई फलाही स्कीमों से रोशनास कराया जाएगा, ताकि अक़लियती समाज हुकूमत की फलाही स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अक़लियती वज़ीर राम पटेल मानते हैं कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के ज़रिए बहुत सी फलाही स्कीमें बनाई गई, मगर मालूमात की कमी के सबब अक़लियती तबका इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सका। हाँ, लोगों की मांग हुई है कि प्रदेश में अप्रैल में जो आपके धर्म गुरु हैं उनका एक प्रदेश स्तर का सम्मेलन हो जाए और निश्चित रूप से जो 25-30 साल से धर्म गुरु हैं उनको सबको उस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। मध्य प्रदेश हुकूमत के महकमे तालीम के जरिए नए साल के आगाज यानी 1 जनवरी से जहां स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, वहीं समाजी तंजीमों ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सेंगत मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से कोरोना कहर में अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया है। सेंगत मोर्चा का जवाब है कि कोरोना कहर के सबब असेंबली के सेशन को मुलतवी कर दिया गया है। और ऐसे में अगर तलबा स्कूल जाएंगे और वो कोरोना की जद में आते हैं तो उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा। सेंगत मोर्चा ने कोरोना कहर में हुकूमत से ऑनलाइन तरीके से क्लास को जारी रखने और ऑनलाइन तरीके से ही इम्तहान लेने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि हुकूमत के महकमे तालीम के जरिए 1 जनवरी से साइंस के तलबा की क्लास और 10 जनवरी यूजी और पीजी साल आखिर के तलबा की क्लास शुरू करने का ऐलान किया है। की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों नहीं ले रहे आप ऑनलाइन एग्जाम, क्यों नहीं शिक्षा ऑनलाइन की पढ़ाई जा रही। स्कूल खोलना ऐसे माहौल में कि जहाँ 250-300 प्रतिदिन आंकड़ा आ रहा है, वहाँ पर अगर आप इस तरह से जिद करके शिक्षा माफियाओं के दबाव में अगर आप स्कूल खोलेंगे तो यकीनन बच्चे भी पीड़ित होंगे। जिसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। मध्य प्रदेश अच्छे से चला रहे हैं, सबको दिख रहा है, लेकिन बच्चों के साथ। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन एडवोकेट अब्दुल रियाज खान दोबारा वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब हुए हैं। बार काउंसिल के जुमरे में आप रुकन की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर अब्दुल रियाज खान ने कहा कि माजी में उनके खिलाफ आयद किए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। इस सिलसिले में अदालत ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसके बावजूद चंद अफराद उन्हें दोबारा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज खान ने कहा कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे। पहला है कि एलिगेशन मेरे ऊपर यह है, खाप काम के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी ने उन क्या मालूम हो के ऐसा किया है नहीं मालूम है, वो मेरे को पता नहीं। ये खाली एक एफआईआर के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास उस दिन की प्रोसीडिंग्स मेरे पास है। इसमें वो मीटिंग में मैं नहीं हूँ। मेंबर्स कौन कौन प्रेजेंट है वो भी है, मेंबर्स नॉट प्रेजेंट वो मीटिंग में ये भी है। वो मीटिंग में मैं नहीं हूँ। फिर भी एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है उस टाइम को, उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। हम चैलेंज किए को हाई कोर्ट में रिट पिटिशन नंबर 1476 ऑफ 2010, उसमें क्लियर सी बता दिया गया है जो भी काम किए हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ वक्त किए हैं। इसमें कोई
कोरोना की वबा के दौरान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के रिश्तेदार खून के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बावजूद इसके उन्हें खून नहीं मिल पा रहा है। मरीजों और उनके रिश्तेदारों को हो रही इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अमरावती में समाजवादी पार्टी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 100 से जायद नौजवानों ने अपने खून का त्याग किया। इस मौके पर समाजवादी लीडर हाजी जफर बेग ने कहा, इस्लाम इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है और खून का अत्या करना सबसे बड़ी खिदमत है। हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसको हम जो दवाखानों में खिदमत दे रहे थे, हम इरविन में पीडीएमसी में जब गए, जब हमने देखा कि भाई बहुत से लोग जो ब्लड के बारे में मारे फिर रहे हैं, हमको भी ये लगा कि भाई अभी आज ब्लड की ज़रूरत है। उसके हिसाब से हमने ये ब्लड शिविर रखा है और हम इसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया है, इसमें हमारे गुलिस्तान नगर के नौजवान भी हमने शिरकत किया है और ब्लड डोनेट किया है। ये बहुत ही अच्छा काम समाजवादी पार्टी ने के नेतृत्व में आज हुआ है। और जैसा कि हमने कोरोना की महामारी में देखा है कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर और दूसरे समाजों के अंदर भी कि हॉस्पिटलों के अंदर बहुत ही जो ब्लड की जो किल्लत जा रही थी और कई पेशेंट जो इसकी वजह से जो है हिलाक हो गए कि उनको वक्त पे ब्लड ना मिल सका। तो इसी की वजह से जो है हमने भी हमारा थोड़ा सा जो है योगदान करते हुए कि भाई कुछ ना कुछ हमारी तरफ से भी ब्लड हो, ताकि भाई किसी की हम जान बचा सके और किसी की हम खिदमत जो है खल कर सकें। तेलंगाना की हुकूमत ने बगैर इजाज़त डेवलप हाउसिंग प्लाट्स और बगैर इजाज़त तामीर करदा इमारतों के रजिस्ट्रेशन के अमल को बहाल कर दिया है। शर्त यह है कि ये जायदादें पहले से रजिस्टर्ड शुदा हों। हुकूमत के इस अमल से अवाम और रॉयल स्टेट के ताजरों ने मसरत का इजहार किया है। पेश रिपोर्ट। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस माह से शुरू करदा नजरसानी शुदा जवाबित के मुताबिक बगैर इजाज़त डेवलप हाउसिंग प्लॉट्स और बगैर इजाज़त तामीर करदा इमारतों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। नए जवाबित के मुताबिक सिर्फ उन्हीं जायदादों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी गई थी जो हुकूमत के किसी मुस्तनद इदारे से मंजूर शुदा हों। लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम से लाखों ऐसे लोग मुश्किल में पड़ गए थे जिन्होंने इस तरह की जायदादें खरीदी थीं। हुकूमत के इस अमल पर अवाम में रियासती हुकूमत के तई नाराजगी देखी गई थी। हुकूमत ने शदीद सियासी और अवामी दबाव के बाद रजिस्ट्रेशन के पुराने तरीका को बहाल करते हुए इसी पर अमल करने के अहकामात जारी किए हैं। जितने भी रजिस्ट्रेशन रुके हुए थे, तमाम रजिस्ट्रेशन 141 दफ्तर है, 141 ऑफिसर्स है, सब रजिस्टर ऑफिसर्स हमारे रियासत में। तो ये फिर से पुराने हिसाब में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये अगर आज आप पहली बार लेआउट कर रहे हैं और लेआउट को अगर परमिशन नहीं है तो वो एक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। 30 दिसंबर से पूरी रियासत के तमाम सब रजिस्ट्रार के दफातर पर पुराने दवाबित के मुताबिक तरीके से जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। बहुत सारे लोग अपने मकानात और प्लॉट्स को बेचना चाह रहे थे पैसों की तंगी की वजह से या फिर किसी और वजह से। उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है और हम हुकूमत तेलंगाना का और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का इस खुसूस में शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना में पुराने जवाबित के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की बहाली के बावजूद उसमें फ़र्क ये है कि इन गैर मुस्तनद तरीक़ों से डेवलप करदा जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर अभी भी पाबंदी होगी, जिनका इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। MIM सदर असुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के तब्दीली मजहब मामले पर दिए गए बयान को काबिल एतराज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि मजहब तब्दील करना हर फर्द का आईनी हक है। मजहब तब्दील करने से शहरियत खत्म नहीं होती। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार अंकल और आंटी की सरकार हो गई है, हर मामले पर एतराज़ कर रही है। किसी के इनफरादी मामले में दखल देने का हुकूमत को हक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क में जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप। मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो वो भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। तो राजनाथ सिंह साहब के इस बयान की हम
इसको हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, राइट टू लाइफ के ख़िलाफ़ है, राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। ये खामखा ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हो रहा बताइए ना आप। अगर कोई कन्वर्ट होता भी है अपनी मर्जी से होता है। तकलीफ इस बात की है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। और अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, 2 लड़का और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? क्या कहना चाह रही है सरकार? ये देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के संविधान के खिलाफ कानून मानते रहे कि हम कोर्ट को जाएं। सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट्स में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, अरे आप तो ऐसा कर देंगे फिर तो मैं हिल नहीं सकूंगा। फिर आंध्र प्रदेश की मारूफ दरगाह हजरत अमीन पीर बड़ी दरगाह के उर्स तकरीबात का आगाज हुआ, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल उर्स तकरीबात को मुख्तसर किया गया। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने हुकूमत की जानिब से दरगाह को चादर पेश की और रियासत आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये